रहेंगे, नादान बने रहेंगे, लाचार बने रहेंगे, दुनिया आपको दबाएगी, हर चीज का फायदा उठाएगी आपका। अपनी शिकायत को दर्ज कराना सीखिए। और सबसे बड़ी बात, युद्ध करने का सबसे बड़ा नियम होता है युद्ध का जिक्र ना करना, और युद्ध का जिक्र ना करने के साथ युद्ध में एक कुशल रणनीति अपनाना। जब भी आप लोग खाली बैठे हो, अकेले बैठे हो, सोचें, अपनी गलतियों पर विचार करें कि जब जब एजेंट के कॉल आते हैं हम क्यों घबराते हैं, हम क्यों उनसे सही से बात नहीं कर पाते हैं, उनका फोन आती है हम हड़बड़ा क्यों जाते हैं, क्यों हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कभी आपने सोचा है अकेले में ही बैठ के कि एक रिकॉर्डिंग में हमने क्या गलती करी, 2 बार फोन आया हमने क्या गलती करी, तिबारा आया क्या गलती करी, लेकिन चौथी बार में वो गलती नहीं होनी चाहिए। सर पिछले 1 साल से मैं सर की वीडियो देख रहा हूँ, सर लगभग हर वीडियो में ही ये बात आप लोगों को क्लियर समझाते हैं कि आप अपना अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड संख्या की लास्ट 4 डिजिट जरूर कंफर्म करें। और कोई भी रिकवरी एजेंट, मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला या मेरी जिससे फोन पे बात हो रही हो और उसने ये कहा हो कि हमें आपकी डिटेल नहीं पता है, भले ही वो अपनी एम्प्लॉय आईडी बताए या ना बताए, लेकिन हमारे क्रेडिट कार्ड की लास्ट 4 डिजिट, ऋण संख्या की लास्ट 4 डिजिट जरूर बताता है। और वो यहीं पे फंस जाता है, फिर उसका प्यार से नाम पूछा जाता है, थोड़ी शालीनता लाई जाती है अगर हमें उसे चक्रव्यूह में घेरना है। लेकिन हम तो क्या होते हैं, हम तो ऐसे ही घबरा जाते हैं जैसे एफबीआई का फोन आ गया हमारे ऊपर, फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की जांच बैठ गई हो हमारे ऊपर, इतना पैनिक हो जाते हैं। अरे वो कोई हवा थोड़ी है, भूत थोड़ी है जो खा जाएगा, चुड़ैल थोड़ी है जो निकल जाएगी। अरे जो आदमी आपको अपनी फोन पे आइडेंटिटी नहीं शो कर रहा हो, जो कॉलर आपको कॉल के दौरान अपनी आइडेंटिटी शो नहीं कर रहा है, वो आपका क्या उखाड़ लेगा और क्या बिगाड़ लेगा। अरे ये तो वो लोग हैं जहां आप इनसे अगर 4 चीजें इनकी पूछोगे, आप इनका इंटरव्यू लोगे, तो ये खुद ही फोन काट के भागते दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग समझ जाते हैं कि ये सामने वाला जो बंदा है, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है या या लोन होल्डर है, ये हमारी बातों में आने वाला नहीं है। ये वो आदमी है, अगर हम एक कहेंगे तो ये हमें 4 सुनाएगा। लेकिन हमें तो कुछ ना पूछना आता है ना बोलना आता है। क्यों? क्योंकि हम तो अपराधी मान बैठे हैं ना अपने आप को, हमने तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। अरे हम ऋण लेते हैं, उस पर जीएसटी पेड करते हैं भाई, जीएसटी के जो प्रोसेसिंग फी होती है उस पर जीएसटी पेड होती है, इंटरेस्ट लगता है उस पर जीएसटी पेड होती है, हमारी जो किस्त बाउंस होती है उस पर जीएसटी पेड होती है, उसके इंटरेस्ट पे, उसके चार्जेस पे। अरे हम कहाँ कहाँ जीएसटी नहीं चुकाते हैं। हम हर काम तो कानूनी तरीके से कर रहे हैं, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से कोई काम कर रहा है तो ये लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। आपने कभी अपना स्टेटमेंट चेक किया है कि जब भी क्रेडिट कार्ड पेमेंट का डिफॉल्ट होता है या ऋण डिफॉल्ट होता है, हर पेनल्टी लगती है, हर पेनल्टी पे जीएसटी लगती है। तो हम वो लोग हैं जो अपने आप को खत्म करके भी जीएसटी भर रहे हैं, और अगर हम इनसे इनकी डिटेल पूछ रहे हैं तो ये डिटेल बता नहीं पा रहे हैं। तो इनसे किस बात का डर है भैया? ये फोन में से निकल के चाटा मार देंगे क्या हमारे? और अगर चाटा मार भी देंगे तो क्या हमारे हाथ बंधे हुए हैं या हमारे हाथ है नहीं? आज जो सुबह सर ने रिकॉर्डिंग डाली थी जिसमें किसी एजेंट ने
112 कॉल करके बुला ली। अरे हम लोग तो, मैं तो खास तौर से आप लोगों को ये शुरू से समझाता आ रहा हूँ, भाई स्थानीय पुलिस की सहायता लो, 112 डायल करो। आप लोगों ने तो सीरियसली लिया नहीं, एजेंटों ने सीरियसली ले लिया। तो इसका मतलब आपसे ज्यादा तो हमारी वीडियो एजेंट देख रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी बेवकूफी करी थी एजेंट ने। वो कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गया, उसे कुछ कानून उनका पता नहीं था। वो तो सीधा अंडे में से निकला और सीधा वहां पहुंच गया, और डिफॉल्ट जो हुआ था, सीधा उन्हीं के लिए 112 पुलिस बुला ली। अब पुलिस आई तो आई, उन भैया को कम से कम ये तो कहना चाहिए था कि सर इन्होंने 112 का दुरुपयोग किया है, उल्टा आप इन पे अभियोग पंजीकृत कीजिए। अगर वो अधिकारी वहां नहीं सुन रहे थे तो स्थानीय पुलिस ने फिर फोन करते, फिर से 112 एक और डायल करते। यह इसका सबसे बढ़िया तरीका था। उन्हीं पुलिस वालों से पूछते जो 112 में आए थे कि आप अपने नोडल अफसर का नाम बताइए। हमारे बरेली में तो जो 112 का नोडल अफसर होता है वो एसपी ट्रैफिक है यहाँ पर बरेली में। अब आप उन्हीं से पूछते कि सर आप अपने नोडल अफसर का नाम बताइए, नोडल अफसर का फोन नंबर दीजिए। अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो हम उनको बोलेंगे, आपकी शिकायत करेंगे और वो आपको गाइड कर सकते हैं अगर आपको इसमें जानकारी नहीं है। लेकिन जिनके घर आज एजेंट आया था उन्होंने ये भी नहीं किया क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं थी इस बात की। तो अगर कोई भी 112 आती है और अगर वो आपकी हेल्प नहीं करती है, ध्यान से सुन लीजिए, एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर 112 आपके द्वारा बुलाई जाती है या विपक्षी द्वारा बुलाई जा रही है और 112 के जो कर्मचारी हैं जो आपके पास आए हैं, अगर उनको किसी प्रकार की कानून की कोई जानकारी कम है या नहीं है या वो विपक्षी का साथ दे रहे हैं, आप उनसे उनके नोडल अफसर का फोन नंबर मांगे, नोडल अफसर का मोबाइल नंबर मांगे। और उनके नोडल अफसर को पूरी बात बताएं, जो कम से कम आईपीएस रैंक का अधिकारी होगा, जो कानून की अच्छी पकड़ रखता होगा। भले ही जो 112 कर्मचारी आए हैं वो आपकी सहायता नहीं करें, लेकिन जो नोडल अफसर होता है वो बहुत जानकार होता है, उसको कानून का भी ज्ञान होता है और वो उनको गाइड करेगा। इसलिए किसी को भी 112 से घबराने की, डरने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी सहायता के लिए है। मैंने आज वो उसी जहां सर ने ये ऑडियो पोस्ट की है उसी के नीचे कमेंट में भी यही बात लिखी है कि हम तो आप लोगों को समझाते समझाते थक गए, लेकिन यहाँ तो रिकवरी एजेंट ने ज्यादा गंभीरता से ले लिया हमारी बात को और उल्टा 112 उसने बुलाई है और बुलाने पर भी कार्रवाई कोई नहीं हो पाई। तो अब आपके सामने एक उदाहरण ये भी है कि अगर कोई एजेंट आपको पुलिस की या पुलिस बुलाने की या थाने चलने की या ले जाने की धमकी दे रहा है तो वो निरर्थक है, बिल्कुल ही बेकार है। क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो आज वो 112 हमारे जो डिफॉल्ट किए हुए भाई थे उन पे होती कार्रवाई। इसका मतलब ये सिर्फ एक गीदड़ भक्की थी और उसका दुरुपयोग था। वो तो भला हो जोशी जी ने जो उस समय बात करी, उनको समझाया, लेकिन फिर भी पता नहीं वो इतना अच्छे से ना ही सुन रहे थे ना ही सर की बातों को समझ रहे थे। आगे से सभी भाई इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई भी आगे चूट चपड़ कर रहा है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए उससे समस्त दस्तावेज मांगे। कम से कम अपना लोन अकाउंट नंबर, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर जरूर कंफर्म कर लें। 50% पारी आपके पास चली आएगी।
और अधिकारी से बात करें, उनके नोडल अफसर से बात करें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा सीधा आज मैं आपको एक ऐसी तरकीब बता रहा हूं जिसको हमारे उत्तर प्रदेश में तो ब्रह्मास्त्र कहा जाएगा। सीधा मुख्यमंत्री पोर्टल पे अपलोड कर दें। आप जन सुनवाई ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से अपने स्टेट की, उस घटना की वीडियो हो, ऑडियो हो, साधारण सी 4, 8, 10, 12 लाइनें लिखें पूरी घटनाक्रम को और उन 112 कर्मचारियों का नाम लिखें, सीधा अपने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपलोड कर दें साक्ष्यों सहित। ऐसी कार्रवाई होगी जो एक नजीर बनेगी। उंगलियां जो है होती है ना, ये कलयुग में सोशल मीडिया पर चलाने के लिए हैं। उंगलियां जो है सोशल मीडिया पर चलाने के लिए हैं। जो आदमी सोशल मीडिया पर जितनी उंगली चला लेगा वो उतना बेनिफिट रहेगा। मैं उंगलियां चलाने को कह रहा हूं, रीले पलटने को नहीं कह रहा हूं कि साहब हम तो रीले पलट लेंगे। रीले नहीं पलटना है, काम करना है। सभी भाई ट्विटर अकाउंट भी एक्टिवेट करें अपने अपने। एक फोन में 5 से 6 ट्विटर आईडी अपने घर के सदस्यों के नाम से अलग अलग ईमेल आईडी पे जनरेट कर लें। एक फोन में 5 से 6 ट्विटर आईडी, एक्स आईडी घर के सदस्यों के नाम पर अलग अलग ईमेल आईडी से अलग अलग एक्स आईडी क्रिएट कर लें, जो किसी भी समस्या को, किसी भी बात को उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने में बहुत कारगर साबित होगी। इतनी आप लोगों की जागरूकता के लिए वीडियो डाली जा रही है, ऑडियो डाली जाती है, लेकिन हम लोग सुनते नहीं है, ना ही अनुसरण करते हैं। एक कान से सुनते हैं और वही वाली बात है दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब मैं एक बात और महत्वपूर्ण बता रहा हूं, अगर किसी भाई का कोई क्रेडिट कार्ड पेमेंट डिफॉल्ट हो गया है, जैसे ड्यू डेट 5 तारीख थी और हम 5 तारीख को क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाए, ना ही हम मिनिमम ड्यू पे कर पाए, ना ही उसकी जो फुल अमाउंट थी वो पे कर पाए हैं, तो हमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। यानी 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख। यदि हम 5 तारीख की ड्यू डेट की पेमेंट इन 3 दिन में भी कर देते हैं तो हम पे क्रेडिट कार्ड प्रदाता संस्थान जिसने क्रेडिट कार्ड इश्यू किया है वो किसी भी प्रकार का कोई भी लेट फी, पेमेंट और पेनल्टी नहीं लगाएगा। अगर हमारा क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट 5 सितंबर थी फॉर एग्जाम्पल, और हम उसकी पेमेंट 6, 7 या 8 तारीख को कर देते हैं, तब हम पे कोई भी लेट फी, पेनल्टी, जीएसटी ऑन लेट फी नहीं लगेगी। और 1%, 100% ये मान लेते हैं कि हमने 5 तारीख की पेमेंट 8 तारीख तक भी नहीं कर पाए, लेकिन अगला बिल बनने से पहले कर दी, क्योंकि जो बिल की डेट आपकी 5 तारीख होगी उसमें आपकी जो बिल की डेट होगी वो 15 तारीख होगी। और यदि हम 15 सितंबर तक, 5 सितंबर की पेमेंट को हमें 6, 7, 8 में कर देते हैं, 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर हम वो पेमेंट 15 सितंबर से पहले कर देते हैं, यानी 14 सितंबर, 13 सितंबर, 12 सितंबर, 11 सितंबर, 10 सितंबर को भी वो कर देते हैं, तब बिल में जो नेक्स्ट बिल बनेगा 15 सितंबर को, उस बिल में अगर लेट फी, पेनल्टी और जीएसटी लगती है, जीएसटी ऑन लेट फी, जीएसटी ऑन इंटरेस्ट चार्जेस, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के वित्तीय प्रदाता वित्तीय संस्थान को ईमेल करके अपनी एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं और अपने चार्जेस वेव करा सकते हैं, अपने चार्जेस वेव ऑफ करा सकते हैं। बहुत से केस में जब लोग कहते हैं, बताते हैं भाई बंधु कि सर पेमेंट हमारा इस तारीख को 5 सितंबर को देना था और हमने वो चीज 10 सितंबर को पे कर दी,
या 12 सितंबर को पे करी, लेकिन हमारे ऊपर 4,000, 6,000, 8,000 रुपए, मतलब जितना क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू था हम पे, उस हिसाब से हम पे जीएसटी वगैरह इंटरेस्ट रेट लग गए। अब हम सर इसको कैसे वेव ऑफ कराएं? सिंपल ही सा तरीका है, 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार हर वित्तीय संस्थान, हर क्रेडिट कार्ड करदाता वित्तीय संस्थान आपको यह सुविधा देता है कि आप 6 महीने में एक बार अपनी लेट फी, इंटरेस्ट ऑन लेट फी, जीएसटी ऑन इंटरेस्ट, जीएसटी ऑन लेट फी वेव ऑफ करा सकता है। तो अगर आपका पेमेंट कोई डिफॉल्ट हो जाता है भले बूझे और उसमें इंटरेस्ट और लेट फी लग जाती है, आप तुरंत ईमेल करके और संस्थान के कस्टमर केयर पर कॉल करके अपनी इंटरेस्ट और जीएसटी और लेट फी रिवर्स भी करा सकते हैं। क्लियर है? कोई भाई को हमारी बात समझ में ही नहीं आ रही है? कमेंट का इतना टोटा पड़ा हुआ है क्या यहाँ पर? भैया कमेंट का टोटा पड़ा हुआ है क्या? बिल्कुल, ये बातों में मेरी इतनी तल्लीन हो गई है, कथा चल रही है ये रात में, कोई कमेंट नहीं करेगा। सब बात सुनने में इतना तल्लीन है कि कमेंट करना ही भूल गए। वही वाह, मान गए साहब, आप लोगों को धन्य है। आप लोग, आपको दंडवत प्रणाम, जो 104 भाई इस समय जुड़े हुए हैं। अब मैं एक जानकारी और दे रहा हूँ, जो मुझे अभी आज से 6 दिन पहले एक हमारे भाई हैं जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे फोन करके दी। कोई गूगल पे में या जी पे में या आपके फोन में कोई ऐसी सेटिंग ऑन हो रही है जिससे रिकवरी एजेंट आपकी लोकेशन पता कर रहे हैं। जैसे कि कोई बंदा किसी शहर के सिविल लाइन्स इलाके में बैठा है और उसके ऊपर कोई पेमेंट बकाया है या या उसका लोन डिफॉल्ट हो गया है, पता, अब उसके फोन में जीपे या गूगल पे के द्वारा कोई लोकेशन की ऐसी सेटिंग ऑन है जो रिकवरी एजेंट को ये पता है कि ये बंदा उस शहर के उस पॉश इलाके में या उस एक प्रॉपर क्षेत्र में बैठा हुआ है। अब ये लोग कहीं से 4 या 5 रिकवरी, जो एक तरह से कह सकते हैं उन्हें बाउंसर होते हैं, उनकी फोटो कहीं से निकाल रहे हैं लाइव करके, और वो लोकेशन उनके मोबाइल पे भेज रहे हैं कि ये 4 या 5 बंदे आपके, जहां आप सपोज फॉर एग्जांपल सिविल लाइन क्षेत्र में हो आप, तो ये सिविल लाइन क्षेत्र में हमारे 4 बंदे वहां मौजूद हैं। अगर आप इनकी अभी आप ऑनलाइन पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड में या लोन डिफॉल्ट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो ये जो 4 बंदों की फोटो हमने आपके व्हाट्सएप पर भेजी है, ये 4 बंदे वहां आपके घर पर आ जाएंगे या इस समय आप जहां मौजूद हैं वहां आएंगे और आपकी इंसल्ट कर सकते हैं, या आपसे जोर जबरदस्ती हो सकती है, या आपसे किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है। तो अगर आप 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में अगर आप ये पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हमारे 4 बंदे आपको फाइंड आउट उस क्षेत्र में नहीं करेंगे। नहीं तो आप अपनी जो एक क्या कह सकते हैं, एक इज्जत है, वो आपकी खराब होगी वहां पर। अगर ये हमारे ये 4-5 रिकवरी एजेंट हैं जिनकी फोटो मैंने आपको भेजी है, अगर ये वहां पर पहुंच गए, तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है कि जो बाउंसर होते हैं वो आपके जिस जगह पे आप बैठे हो वहां आ जाएं और आपके साथ किसी प्रकार की भी बदसलूकी करें या दुर्व्यवहार करें। ये आप लोगों को सिर्फ एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है जिससे आप घबरा जाएं और अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दें। बिल्कुल भी उस समय घबराना नहीं है और ना ही पैनिक होना है और ना ही उसके किसी फोन का रिप्लाई देना है। वो अगर ज्यादा अगर आप लोगों को उत्सुकता होती है कि कौन है, तो आप कह सकते हो भाई भेज दो उन 4 बंदों को, उनके भी हम दर्शन कर लेंगे।
कितने बड़े फन्ने खाए वो भी। एरर 404 जो है ये हमारी बहुत कसीदे पड़ रहे हैं कि एडवोकेट फी की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ भैया, हमें जरूरत नहीं है एरर 404। आपका धन्यवाद हमारा निशुल्क प्रचार करने के लिए। अगर आप अपना फोन नंबर और प्रोवाइड करा दें तो मैं भी आपको धन्यवाद कहूंगा। आप ही जैसे लोग हैं जो हमारा निशुल्क प्रचार करते हैं और जन जन मानस तक हमारी जानकारी पहुंचा रहे हैं। जितने भी लोग लाइव नहीं हैं या जो लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं वो आपका कमेंट पढ़ के सुन रहे हैं हमारी बातें। तो इन रिकवरी एजेंटों के किसी प्रकार के भी झांसे में नहीं आना है और किसी प्रकार का भी अपने दिमाग पे प्रेशर और लोड नहीं लेना है। इनका एक ही काम है, आप लोगों को बेवकूफ बनाना और किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद करके आपकी जेब से इन विषम परिस्थितियों में भी पैसा निकलवा लें और अपनी दलाली, अपना कमीशन पक्का कर लें। सारा खेल सिर्फ और सिर्फ लड़ाई पैसे की है। इनके किसी प्रकार के झांसे में ना आए, किसी प्रकार के इनकी फेक मैसेजेस में ना आए। जो पिछली बार बॉम्ब यूपी का हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, उसमें एक दो रिकवरी एजेंटों के मेरे फेसबुक पे भी मैसेज आए कि आपने ये गवर्नमेंट यूपी की जानकारी भी दे दी। जो हम ये 100-150 SMS और OTP भेज के ही दो चार को डरा धमका लेते थे, अब तो आपने ये जानकारी भी सार्वजनिक कर दी। गवर्नमेंट यूपी का किस किस पे प्रयोग हुआ है कभी? भेजेंगे क्या आप लोग अपना कमेंट्स में लिख के? गवर्नमेंट यूपी यानी 100 से 150 SMS और OTP अचानक से आपके मोबाइल पे आने लग गए हो। कोई कमेंट नहीं है, किसी पे नहीं आते हैं गवर्नमेंट यूपी। इसका मतलब आप लोगों के रिकवरी एजेंटों को ज्यादा जानकारी नहीं है। यूपी वाले बहुत तेज है रिकवरी एजेंट, इसका मतलब गवर्नमेंट यूपी की जानकारी नहीं है आप लोगों की रिकवरी एजेंट को। अच्छी चीज है। सौरभ जी काफी ने ट्राई किया। जी जी सर से हमने लास्ट लाइव जो अपना 20 तारीख को हुआ था, उसमें आप लोगों को याद होगा तो मैंने एक पूरनपुर के कोई गुप्ता जी हैं उनके विषय में पूछा था कि उनकी ऑनलाइन सुनवाई 138 के केस में ऑनलाइन सुनवाई पटपड़गंज कोर्ट में थी। तो सर ने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जो मैं जानता हूं कि उन दीपक गुप्ता जी, मैं नाम ले रहा हूं उनका, उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद भी किया, पूरनपुर के हैं। जोशी जी सर ने स्पष्ट कहा था कि उस ऑनलाइन सुनवाई में मत जुड़ना, ऑनलाइन सुनवाई में मत जुड़ना, क्योंकि वहां तुम्हारा उस समय वकील तो है नहीं, हायर तुमने किया है, कोई वकील साहब को तो तुमने हायर किया नहीं है। तो उस समय तुम अगर ऑनलाइन जुड़ गए तो वो लोग तुम पे जो जो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे वो तुम उनका विरोध तो कर नहीं पाओगे, तो वो तुम पे एडमिसेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। और सर की बात मानकर मैंने उसको सख्त हिदायत दी कि आप 22 तारीख को जो NI एक्ट की कोर्ट है उस कोर्ट में आप ना जुड़े, डिजिटल कोर्ट में ना जुड़े, उसी में फायदा है। और साथियों आप लोगों को पता है उसमें कितना फायदा हुआ? तारीख पड़ी है 1 अक्टूबर 2026, जो कि 2020 का बाउंसिंग थी। 2024 में डिजिटल कोर्ट में केस दायर किया गया और तारीख पड़ी थी 22/9/2025 और उनके सेक्शन 138 में डिजिटल हियरिंग होने पर ना जुड़ने पर तारीख पड़ी है 1 अक्टूबर 2026, जो सीधी 372 दिन का बेनिफिट मिला उन्हें। ये सर का मैं धन्यवाद देता हूं जोशी जी का, जो उन्होंने उस निशुल्क, हमने उसकी निशुल्क सहायता की, साथ ही उसको एक रिलीफ मिला है कि जो मोटरसाइकिल उठ चुकी है उसका मुकदमा केस दायर किया गया और चेक बाउंसिंग है 2020 की। पता नहीं केस करने वाले कितने समझदार हैं, केस एक्सेप्ट करने वाले कितने समझदार हैं।
तो सर ने उस आदमी को एक जीवन दान भी दिया, साथ ही जो वो पैनिक हो रहा था उसको एक हिम्मत टूट रही थी कि मेरे को तो 22 तारीख को गिरफ्तारी का हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, वारंट आ जाएगा, मैं कोर्ट में नहीं होऊंगा, मैं दिल्ली कैसे पहुंचूं, मैं किसको वकील को करूंगा। तो सर ने उसको आश्वासन भी दिया था कि हम आपको दिल्ली वाले वकील का नंबर उपलब्ध करा देंगे। लेकिन परिस्थितियां कुछ इतनी फास्ट थी कि हम उनको दिल्ली वाले वकील साहब का नंबर उपलब्ध नहीं करा पाए। और आखिर में यही सांत्वना दी सर के आदेशानुसार और निर्देशानुसार, भाई डिजिटल कोर्ट में मत जुड़ना, उनकी जो जूम आईडी है या जो उनकी आईडी जिससे हम केस में सीधा हियरिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं, उस आईडी पे नहीं जुड़े। उसका हमें बेनिफिट मिला और हमारी तारीख सीधी 372 दिन बाद पड़ी। तो अगर जोशी जी आपको एक एक बात बता रहे हैं, वो मैं अपने दिल से आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, बिल्कुल निस्वार्थ है, निःशुल्क है। और हम लोगों की भी आज काफी देर इसी बात को लेके बात हुई कि आशु यार ये इतने पैनिक हो जाते हैं, एकदम छोटी छोटी चीजें ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी 2 कौड़ी का आदमी आके खड़ा हो जाता है इनके पास और ये सीधी कॉल मुझ पे करवा देते हैं डाइवर्ट। मेरे पास ऑलरेडी हजारों लोगों का काम है, मेरे पे अपने 1800 केस हैं, फिर कॉल बुकिंग में भी अनगिनत लोग जुड़े हुए हैं, मैं कैसे मैनेज करूं। तब मैंने सर को कहा, सर ऐसा है कि आप भी कम से कम 4-5 हजार नरेंद्र जोशी पैदा कर दीजिए कहीं से, कोई भक्त, हम लोग तपस्या कर लेते हैं भगवान विष्णु की, और 4-5 हजार कम से कम नरेंद्र जोशी मांग लेते हैं, जो कम से कम 8 मोबाइल नंबरों के साथ पैदा हो। पता है आपको, जोशी सर 4 फोन कैरी करते हैं और 8 सिम है उसके अंदर। किस लिए करते हैं? क्या उनका काम एक सिम से नहीं चल सकता? क्या वो नहीं चाहते उनकी लाइफ फ्री हो थोड़ी सी? सुबह 7 बजे आदमी सो के उठा नहीं है, कुल्ला उसने किया नहीं है, रात की खुमारी उसकी उतरी नहीं है। खुमारी मतलब गलत वे में मत जाइएगा, हमारे यहाँ खुमारी कहते हैं रात का कार्यक्रम पूरा करने के बाद जो खुमारी चढ़ी रहती है सुबह तक, तो खुमारी उतरी नहीं है। और 7:30 बजे कोई फोन कर दे कि सर जरा बात तो करना है इन लोगों से, तो आदमी को काटने को नहीं दौड़ेगा। रात के 12 बजे तक फोन घनघना रहे हैं और हर आदमी एक व्यथा से पीड़ित होता है। मतलब वो ये चाहता है कि सबसे पहले जोशी जी शक्तिमान बन जाए, या आशु अग्रवाल शक्तिमान बन जाए, या ये सुदर्शन चक्र अपना छोड़ दे और गर्दन धड़ से अलग हो जाए सबकी, और हमारी समस्या समाधान करने तथास्तु कह के हमने समस्या रखी जोशी जी के आगे, आदरणीय जोशी जी के आगे, और सर कहें तथास्तु, या लल्ला मेरा सुदर्शन चक्र ले जाओ और छोड़ देना रिकवरी एजेंट के ऊपर। तो भैया देखिए, हर कुछ हमने अपने पेज में इतनी जानकारी डाल दी है, इतनी जानकारी डाल दी है, अगर अनपढ़ गवार देहाती को भी हम अपना चैनल 15 दिन दिखा दें, किसी अनपढ़ गवार जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर हम 15 दिन, जो सिर्फ हिंदी समझता हो, सर की सबसे बड़ी खासियत एक ये अच्छी लगती है मुझे कि सर अंग्रेजी का प्रयोग बहुत कम करते हैं, सर अपनी सब चीज हिंदी में लेके चलते हैं। इस विषय में 1-2 बार पहले भी बात हुई थी कि सर हिंदी हमारी एक राजभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम हिंदी को लेके चलेंगे। क्योंकि हमारे साथ जो भाई लोग जुड़े होते हैं वो इतने परिपक्व नहीं है कि अंग्रेजी को बहुत गहराई से समझ लें। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस तो इस बात का है कि हिंदी भाषी होने के बाद भी आप लोग हिंदी नहीं समझते हो भाई। अरे दुर्भाग्य है क्या ये? इतनी जानकारी डाली है, अगर आप 4-6 घंटे तो छोड़िए, अगर आप सिर्फ दिन में आधा पौना घंटा हमारे पेज पे मतलब एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पेज पर सिर्फ आप आधा पौना घंटा दे दें रिकॉर्डिंग को, पोस्ट को, जो कमेंट मेरे द्वारा किए जाते हैं खास तौर से, उनको समझ लें, पढ़ लें और अपने दिमाग में बैठा लें, तब भी आप छोटे मोटे वकील तो बन ही जाएंगे। बड़ा वकील तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन छोटे मोटे वकील तो आप महीने 1.5 महीने में ट्रेंड हो जाएंगे। तो छोटी छोटी चीजों से अपने आप को बड़ा बनाओ भाई लोगों। परेशानी सब पे आती है। अरे समय का ग्रहण तो चंद्रमा और सूरज को भी झेलना पड़ता है भाई।
थोड़ी देर के लिए वो उनका अस्तित्व भी खत्म होता है, समाज संसार में ब्रह्मांड में अंधेरा आ जाता है। तो हम लोग क्या चीज है? और जो परेशानियां समस्याएं आती है ना, वो सिर्फ एक नायक के जीवन में होती है, एक हीरो के जीवन में होती है। हम लोग हीरो हैं, हम लोग एक नायक हैं। आप इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं? कभी आपने देखा है क्या विलेन परेशान होता है? क्या विलेन पे लोन होता है? विलेन लोन डिफॉल्टर होता है। डिफॉल्टर कौन होता है? डिफॉल्टर से बहुत सिर्फ हीरो होता है, नायक होता है। कभी किसी पिक्चर में विलेन को परेशान देखा है कि विलेन परेशान हो? विलेन तो अंत में परेशान होता है जब पिक्चर खत्म होने वाली होती है, तभी तो सब तालियां बजाते हैं। अरे भगवान राम ने वनवास काटा था ना 14 साल, तो रावण ने तो वनवास नहीं काटा है। महाभारत में पांडवों ने वनवास काटा 14 साल का, उसमें कई साल अज्ञातवास रहे, कई बहुत लंबे समय तो वो लोग, शायद सर को ज्यादा जानकारी है, अर्जुन भी किन्नर के भेष में रहे। तो समय का ग्रहण तो चंद्रमा सूरज को निकल जाता है। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं यार, थोड़े समय के लिए जीवन में आए हैं, इस धरती पे आए हैं, और अपना समय, अपनी यात्रा पूरी करके एक समय पे वापस जाना ही जाना है। ये कटु सत्य है। हम लोग अजर अमर नहीं हैं, और ना ही हमारी समस्याएं अजर अमर हैं। इन समस्याओं का अंत महीना, 6 महीना, हद से हद साल भर, और जो कोई बहुत ही साधारण, सिंपल, बहुत ही सीधा व्यक्तित्व का व्यक्ति है, मेरी तरह छल कपट, परपंची, मक्कार, धूर्त नहीं होगा, तो 2 साल तक झेल लेगा। तो समस्याएं आई हैं, 6 महीने, साल भर, 2 साल आई हैं, हमें मजबूत बनाने आई हैं, हमें कुछ जानकारी देने आई हैं। ये ठलवाई में नहीं आई है कि खाली बैठे हैं, लाओ आशु अग्रवाल के घर चल चलते हैं, नरेंद्र जोशी के घर चल चलते हैं, जितेंद्र शर्मा बुलंदशहर घूम आते हैं, या सौरभ जी के चले जाते हैं, या डॉक्टर एनपी साहब के पास चले जाते हैं। ये ऐसे नहीं आई है ठलवाई में, नल्लेपन में। ये हमें कुछ सिखाने आई हैं, हमारी गलतियों का एहसास कराने आई हैं, हमें कुछ शिक्षा देने आई हैं। तो लिहाजा हम इनसे पैनिक होने के बजाय हम 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 3 महीने इनसे कुछ सीखें। अगर हमको आदरणीय जोशी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, आप लोगों को मेरा हुआ है, मेरे को जितेंद्र जी का हुआ है, जितेंद्र जी के अलावा डॉक्टर एनपी साहब का हुआ है, और उमाकांत जी का हुआ है, सुनील शर्मा जी का हुआ है, तो हम इनसे कुछ सीखें 1.5-2 साल में। उस चीज को अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कुछ ध्यान नहीं रखते हैं। अगर ध्यान रख ले, सीख ले, समझ ले, तो बहुत सी समस्याओं का अंत है। ये कोई हवा नहीं है 1.5-2 साल। और इस 1.5-2 साल की वजह से क्या अपनी जिंदगी खत्म करना या कोई अप्रिय घटना करने की भी सोचना एक महामूर्खता है। अगर कोई बहुत ही परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा सता रहा है, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मैं तो एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, शायद किसी को अच्छी ना भी लगे, अपने परिवार को लेके वहां से गायब हो जाए। जिंदगी खत्म करने से अच्छा पति अपनी पत्नी, अपने बच्चों को कुछ अप्रिय घटना करने से अच्छा उस जगह से गायब हो जाए। 1000, 800, 2000 किलोमीटर दूर चले जाए यार। जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। चाय की पटरी लगा लें, टपरी बोलते हैं, पटरी बोलते हैं, पता नहीं, यहाँ तो चाय की दुकान बोलते हैं यूपी में। चाय की दुकान लगा लें, सब्जी बेच लें, कोई धंधा छोटा नहीं होता। शाहरुख खान का डायलॉग था किसी पिक्चर में, कोई धंधा छोटा नहीं होता। जिंदगी खत्म करने से तो अच्छा है कि हम उस जगह को छोड़ दें, 1000-2000 किलोमीटर दूर चले जाएं, गुमनामी की जिंदगी जी लें, 1-2 साल, फिर से मजबूत बनेंगे, फिर से लौट के आएंगे। लेकिन उस चीज के लिए घुट घुट के मरना, ये मेरी समझ में तो नहीं आता भाई। तो फिर से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, दुख परेशानी सिर्फ नायक के जीवन में होती है, एक हीरो के जीवन में होती है, विलेन के जीवन में नहीं होती। इसलिए अपने आप को किसी भी प्रकार का गिल्टी, दोषी, अपराधी मानना बंद करें। मेरी नजर में सारे के सारे लोग नायक हैं और हीरो हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने आगे बढ़ने की सोची। भले ही हम सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन जिंदगी ने हमें एक तजुर्बा तो दिया। ये तजुर्बा हमें आगे काम आएगा। इसकी जरूरत
प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने हमें आगे भविष्य में कहीं इसका फायदा पहुंचाना है, इसीलिए तो हमें ये परेशानियों में डाला है। तो अपने आप को गिल्टी अपराधी मानना बंद करें और अपनी पहचान एक हीरो के रूप में माने। हाँ, गलती हो गई, डिफॉल्ट हो गया, लेकिन हमने किसी के घर में डाका नहीं डाला, किसी की तिजोरी नहीं तोड़ी, किसी का सामान लूटा नहीं है। आप लोग सबके सब जो भी हमारे चैनल इस समय देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, हमारी कमेंट्स करते हैं, हमारी बातों को लाइक करते हैं, और अगर किसी को, कोई भाई को कोई बात पसंद नहीं आती है तो वो उसका विरोध भी करे। कोई जरूरी नहीं है कि हम 100% हर जगह सही ही हो। कहीं कहीं मैं भी ज्यादा भावनाओं में बह जाता हूँ, मैं भी अभद्रता बोल देता हूँ, लिख देता हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरी गलतियां भी मुझे ना बताएं, मेरी गलतियां भी मुझे लिखें उसके अंदर। तो आप सब लोग ने कोई गलती नहीं की है, कोई चोरी नहीं की है, कोई डाका नहीं डाला है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है हम लोग। लेकिन सामने वाला जो एजेंट होता है वो हमेशा आपके दिमाग को पकड़ना चाहता है, आपके दिमाग को, आपके दिल को अपने हिसाब से अभद्रता करके, दुर्व्यवहार करके, 8-10 रटे रटाए डायलॉग को, जब नहीं था तो लिया क्यों, बाप का पैसा है, चुकाएगा कौन, जब नहीं थी तो कम ले लेता, इतना क्यों कर ले लिया। 8-10 इन रटे रटाए डायलॉग से ही हमारे को उत्पीड़ित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमको ना ही इनकी बातों को दिल पे लेना है और ना ही दिमाग पे लेना है। इस काम में मेरा जो एक डायलॉग है वो यही है, भगवान ने 2 कान दिए, एक से सुनो और दूसरे दिन की अभद्रता और दुर्व्यवहार निकाल दो। लेकिन मेरी और जोशी जी की बात को भाई एक कान से सुनो और पेट में रखो और दिमाग में बैठा लो। हम लोगों की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे से मत निकालो। लेकिन हम लोग इसका उल्टा कर रहे हैं, जिसकी बातों को एक कान से सुनना चाहिए था, दूसरे कान से निकालना चाहिए था, उसको दिल में रख रहे हैं, समझे। और जिसकी बातों को एक कान से सुनना और दिमाग में उसको रख रहे हैं, और जिसको नहीं ध्यान देना है उस पर बहुत ज्यादा गौर कर रहे हैं। भाई ये एरर 404 ने तो आज पूरा माहौल बना के रखा हुआ है, सारे भाई इसी पे लगे हुए हैं लग रहा। भाई एरर 404 का धन्यवाद, सब लोग धन्यवाद दे दो भाई उसे, वो बीमार है मुन्ना भाई MBBS की तरह, उसको सब लोग एक एक फूल भेज दो, थैंक यू बोलना शुरू कर दो कि भाई थैंक यू आपका, आपने हमें जागृत कर दिया, हमें को ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी वीडियो में माहौल बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है इस समय, जो ज्यादातर पिछले 1 हफ्ते से जो हमारे पास कॉलिंग आ रही है वो यही आ रही है कि सर हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फोन करके अभद्रता और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। भैया सीधा सा हिसाब है यार, क्यों नहीं आप लोग हर लाइव में हम लोग यही बता रहे हैं कि सीधा सा रिकॉर्डिंग करो, कंपनी को कॉल करो, ईमेल करो, निकटतम साइबर थाने में एप्लीकेशन दे के आओ, जिले के वरिष्ठतम अधिकारी को, जैसे SSP बोलते हैं, कप्तान बोलते हैं, उनसे जन सुनवाई में मिले, कागज की 3 कॉपी बुला के लेके जाएंगे, शिकायत को 3 पन्नों पे सेम लिख के जाएंगे, और वो तीनों कॉपी आपके, एक कॉपी अधिकारी को दे, एक कॉपी उसके कार्यालय में रिसीव कराएं। कार्रवाई होगी, जरूर होगी। और इसके साथ साथ मैंने आपको भी पहले भी बताया था, सीधा अपने मुख्यमंत्री पोर्टल पर, अपनी स्टेट के मुख्यमंत्री पोर्टल का भरपूर उपयोग करें, इतनी शिकायतें उस पर दर्ज करा दें अपनी स्टेट की कि आपके मुख्यमंत्री कार्यालय को इस पे कोई नियम कानून की रिकवरी की गाइडलाइन देना पड़ जाए। इतनी शिकायतें पेंडिंग कर दें कि हर जिले का नोडल अफसर परेशान हो जाए कि अचानक से इतनी शिकायतें कैसे दर्ज हो रहे हैं रिकवरी एजेंटों के विरुद्ध। पिछले 15 दिन में जितनी भी कॉलिंग मेरे पास आ रही है, मैं सबको
सीधा दिल्ली पुलिस को मेल करने को बोल रहा हूँ। दिल्ली पुलिस फॉर एग्जाम्पल जिस जिस स्टेट की कंप्लेंटें हैं, जिस जिस शहर की कंप्लेंटें हैं, सीधा दबा के कप्तान को मेल करो। जब 1000, 2000, 5000, 10,000 शिकायतें वहां पहुंच जाएंगी आपके आपके जिले के कप्तान के पास, उसको निस्तारण करना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात है, उसको एक मानसिक प्रेशर बन जाएगा और उनको कोई ना कोई आपके हित में और रिकवरी एजेंट के विरुद्ध गाइडलाइन बनानी पड़ जाएंगी, या उनको कोई आदेश निर्देश समस्त थाना प्रभारियों को देना पड़ जाएंगे। आप लोगों की, हम लोग जनता है, और इस लोकतांत्रिक देश में जनता बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो इंकलाब आएगा। लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों पुलिस से इतना घबराते हैं, क्यों इतना डरते हैं, मेरी यही समझ में नहीं आता। अरे पुलिस खा जाएगी, निकल जाएगी, कच्चा फांसी दे देगी तुम्हें। अरे वो हमारी सुरक्षा सेवा के लिए बनी है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं, उस टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है, उनका वेतन मिलता है, उनका घर चलता है। अगर कोई ज्यादा चूक चपड़ कर जाए, कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, आप उसके मुंह पे ये सीधा बात बोलिए कि भाई मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, जीएसटी भरता हूँ, सामान खरीदता हूँ, टैक्स भरता हूँ, इनकम करता हूँ, इनकम टैक्स भरता हूँ, इसलिए नहीं भरता कि 2 कौड़ी का आदमी मेरे घर पर आएगा, मुझे गाली गलौज करके चला जाए। आप लोगों का कर्तव्य है, आप लोगों की ड्यूटी है कि आप उनसे हमारी सुरक्षा दें। इसीलिए सब लोग एक इसकी भी शपथ दें कि हम, अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है एजेंट, यदि वो फोन पे कर रहा है, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे हैक करके कर रहा है, हमारे घर आके कर रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा शिकायतें अपने निकटतम थाने में वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी को दर्ज कराएंगे, जिसमें अपने शहर की, अपने स्टेट की मुख्यमंत्री पोर्टल भी शामिल होगा। हर मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप डाउनलोड करें अपने अपने स्टेट का, उसको 1-2 बार चलाएं, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी से वो लॉगिन हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर से ओटीपी डाल के मुख्यमंत्री पोर्टल की ऐप एप्लीकेबल हो जाएगी, लागू हो जाएगी, चल पड़ेगी। उस पे शिकायतों को, साक्ष्यों सहित रिकॉर्डिंग को, वीडियो रिकॉर्डिंग को, अपनी बहुत बड़ी लैंग्वेज में लिखना है, 8-10 पंक्तियां जो जो आपके साथ घटी हैं उस पर लिख के चढ़ा दें और ज्यादा से ज्यादा दर्ज करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा शिकायतें वहां पहुंचे और इससे सरकार को, प्रशासन को, शासन को सोचना पड़ जाए, क्योंकि शिकायतों से ही व्यवस्था में सुधार आता है। अगर शिकायतें नहीं होंगी तो व्यवस्था में सुधार नहीं आ सकता। सभी से यह निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अपने शहर में, अपने स्टेट की पुलिस सहायता का, मुख्यमंत्री पोर्टल का, वित्तीय संस्थान की ईमेल आईडी का, वित्तीय संस्थान के कस्टमर केयर के शिकायतों दर्ज करवाएं। इसमें कोई भी गुरेज, कोई भी शर्म, कोई भी शर्मिंदगी, कोई भी हताशा, कोई भी किसी प्रकार की डर की भावना आपके अंदर ना आए, इसका ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराएं। ये हम सिर्फ इसलिए आपको कह रहे हैं कि अगर एक बार आप लोगों ने इस प्रोसेस से निकल गए, अगर आपने एक बार हिम्मत करके ये कार्य कर दिए, कर्म नहीं कहूंगा, मैं तो कहता हूँ कांड कर दिया। कांड तो हनुमान जी ने भी बहुत किए थे, इसीलिए उनके नाम से कई एक जो चालीसा टाइप की होती हैं जी, वो भी इसी नाम से चलती हैं। तो आप लोग एक बार ये कांड कर दीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। सामने वाला सोचेगा कि ये सामने वाले ने कर क्या दिया। जो अब तक हमारे से डरता था, हमारे सामने बोल नहीं पाता था, ये सीधे 112 बुला रहा है, सीधा मुख्यमंत्री पोर्टल का इस्तेमाल कर रहा है, वित्तीय संस्थान के ईमेल का इस्तेमाल कर रहा है, वित्तीय संस्थान के कॉल अरेंज कर रहा है। दो निस्वार्थ जो सर बताते हैं उस पर अमल कीजिए और रिकॉर्डिंग को, सारी जो पोस्ट हो रही हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उनको फॉलो कीजिए, उनका अनुसरण कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट लिखिए, पढ़िए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से उसकी अधिकाधिक रीच, अधिकाधिक पहुंच बहुत बढ़ जाती है
और वो उन जरूरतमंद लोगों पे ऑटोमेटिक शो हो जाती हैं जो इसको सर्च कर रहे होते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। और क्या था सर, और कुछ कहेंगे सर? यस सर। और कुछ कहेंगे सर? आपका हो गया? हाँ सर। बस आज के लिए तो मेरा यही कहना है कि रिकवरी एजेंट के नाम पर यदि कोई डरता है तो इसका मतलब वही है कि गुर्दे में दम नहीं है। यानी कि कोई आएगा अपने घर में, अपने मोहल्ले में आएगा और हमसे दादागिरी कर जाए, हमसे गुंडागर्दी कर जाए, तो ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है। बाकी तो एक बात बताइए आशीष अग्रवाल साहब, आज की तारीख में अगर पार्टी करना हो तो 4 दोस्तों को तुरंत बुलाया जा सकता है। बिल्कुल सर। ठीक है, मूवी देखने का प्लान हो तो 8 लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। जब भजन संध्या करनी हो तो 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और हर व्यक्ति के 4 दोस्त जरूर होते हैं। जब इस वक्त अपने दोस्तों के साथ अगर उनकी बैंड नहीं बजा सके ना तो बात क्या थी। और दूसरी बात, हम तो खुला कहते हैं इतना भी नहीं करना है। आपको तो जो कहे वो 5 सवाल पूछो, रिकॉर्डिंग बनाओ, उसी दिन कंप्लेंट की हालतें खराब हो जाती है। अभी कुछ समय पहले एक सवाल पूछ रहे थे, किसी का सवाल था, मैं चुप गया। तो बात वही है कि डरने की जरूरत नहीं है, बस डर खौफ खत्म होना चाहिए। यूं वो नहीं हो पा, दिक्कत ही है। सर इतना तो आप समझा रहे हैं, इतना तो बता रहे हैं आप चीख चीख के। आज आपने अपना देखा 1 घंटे आप कितने, आपका टेम्पर कितना हाई चल रहा था। अरे सर मैं क्या करूं, किसके लिए टेम्पर हाई कर रहे हो आप क्यों इन लोगों के लिए टेम्पर हाई कर रहे हो अपना? आपका परिवार नहीं है क्या? आपका परिवार नहीं है क्या? बात ये आ रही है कि सुबह ब्रश करने से पहले फोन आया, मैं सोचा कोई टेंशन होगी, फोन उठा लिया। अब उसके बाद भी मैं कह रहा हूं, मतलब एक बात देखिए, उसके बाद भी कह रहा हूं तो उसके बाद भी वह व्यक्ति एक्टिव नहीं हो रहा है, तो इसका क्या किया जाए? अच्छा एक बात बताऊं, ये लोग कौन होते हैं? इस लाइव क्लब पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, वो सारे सशक्त लोग हैं। और लाइव हम करते किसके लिए है? जो कमजोर है। लेकिन कमजोरों को यूं लगता है कि नहीं, हमने तो इनको बोल दिया है, अब ये निपटाएंगे। अब अपने जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ना अभी, ये सारी चुटकियों में निपटते हैं। क्यों? क्योंकि हर लाइव में जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से सजेशन ले रहे हैं, जहां जरूरत पड़ रही है आप जवाब दे रहे हो। श्रवण जी बोल रहे हैं, नवनीत जी पाठक साहब बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, कृष्णा जी गोड ने अभी अपनी बात रखते हैं। धन्यवाद कपिल जी गुप्ता साहब, आपकी इतनी बड़ी सुपर चैट के लिए थैंक यू सो मच। तो ये सारे लोग जो जुड़े हुए ना, अब कृष्णा जी गोड ने परसों मुझे बात कराई थी एक रिकवरी एजेंट की गन से, उसके बाद उसका फोन ही नहीं आया। अपने को एक ही चीज समझ जानी है, या तो हमको किसी से फोन पे बात करनी नहीं है, और करना है तो उसकी लंका लगानी है बस। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात, आपके कुछ बिंदु मैंने नोट किए हैं। अरे सर क्यों मजाक बना रहे हो? समुंदर के सामने नहीं, मैं इट्स रियल मैंने